आज के दिन हम जानेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड अपने हाईएस्ट प्राइस से ज़्यादा गिरे हुए हैं। मतलब देखा जाए तो 52 वीक हाईएस्ट एनएबी का आंकड़ा और अब के आंकड़ों में कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आज मैं आपके सामने फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप और ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पूरा डेटा रखूंगा। जानेंगे कि आखिर में कैसे म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। ये पिछले एक साल के बीच में सबसे हाईएस्ट एनएवी में अब तक का कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन शुरुआती दौर में मैं आपके सामने ये स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, अगर कोई म्यूचुअल फंड अपने हाईएस्ट एनएवी से ज़्यादा गिरा हुआ, इसका मतलब वो आपके लिए अच्छा नहीं है या फिर उसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। जी हाँ, हर एक म्यूचुअल फंड का एक प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए, तभी आपको फोकस करना चाहिए। देखो, इसमें कई ऐसे म्यूचुअल फंड भी आपके सामने आएंगे जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि ऐसे म्यूचुअल फंड को आपको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट का कॉल लेना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, 1 बाय 1 आंकड़ा रखेंगे। जी हाँ, यहाँ पे स्मॉल कैप से स्टार्ट करेंगे, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पूरा आंकड़ा देखेंगे। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल कैप से स्टार्ट करते हैं। स्मॉल कैप में अपने 52 वीक हाई से सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है वो आप देख सकते हो। LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड का जो आंकड़ा है वो करीबन 11 से 12% अपने हाई से टूटा हुआ है। टाटा स्मॉल कैप में भी 11 से 12% का अपने हाई से यहाँ पे एनएवी में गिरावट देखने को मिल रहा है। HSBC स्मॉल कैप की बात करूँ तो यहाँ पे 10% के आसपास का गिरावट है। कोटक स्मॉल कैप में यहाँ पे 7 से 8% का गिरावट देखने को मिल रहा है। जेम स्मॉल कैप फंड में 7 से 8% के बीच में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 7% यहाँ पे गिरा हुआ है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है वो भी 6 से 7% के बीच में। SBI स्मॉल कैप में 5% का गिरावट है अपने 52 वीक जो हाईएस्ट एनएवी है अगर मैं उससे कंपेयर करूं। देखो, अब ये जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है ये सबसे ज़्यादा गिरे हुए हैं अगर आप देखोगे अपने हाईएस्ट एनएवी से, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। इसमें से अधिकतर जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसमें काफ़ी लो कंसिस्टेंसी देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर ज़्यादा गिरावट है इसका मतलब ये नहीं कि ये फंड बेहतर होंगे, अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको फंड्स के क्वालिटी को एक बार जरूर एनालिसिस करना चाहिए। चलिए अब मिड कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखते हैं कि अपने 52 वीक हाई से कहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करूँ तो करीबन 9% से ऊपर का यहाँ पे गिरावट है 52 वीक हाई। अगर एनएवी के आंकड़ों से मैं अभी का आंकड़ा देखूं तो क्वांट मिड के फंड में देखूं तो 5 से 6%। जेएम मिड के फंड का जो आंकड़ा है वो 3 से 4% के बीच में है। पीजीआई इंडिया मिड के फंड का भी 3 से 4%। टॉरस मिड के फंड जो है वो 3% के आसपास। बंधन मिड कैप में भी 3% के आसपास। बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप में करीबन 2.56। कुल मिला के देखो, यहाँ भी मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि अगर ज़्यादा गिरावट है तो वो आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा। आपको जरूर चेक करना चाहिए अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई मिड के फंड है और वो अपने हाईएस्ट एनएवी से ज़्यादा गिरा हुआ है और वो आपके लिए परफेक्ट है, आपके लिए वहाँ पे अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, तो एग्जैक्टली वैसे फंड में आपको वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे कैसे मिड कैप म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा यहाँ पे अपने हाईएस्ट एनएवी से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। चलिए अब फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं। देखो, फ्लेक्सी कैप में देखो तो सैमको फ्लेक्सी कैप में यहाँ पे गिरावट सबसे ज़्यादा है, 16 से 17% का गिरावट है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप में करीबन 5 से 6% के बीच में। जेम फ्लेक्सी कैप में करीबन 4 से 5। यूटीआई फ्लेक्सी कैप में करीबन 3% के ऊपर। इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप में करीबन 2 से 3%। टॉरस एंड श्रीराम फ्लेक्सी कैप में 2 से 3% का गिरावट है। सबसे ज्यादा जो गिरावट नोटिस यहाँ पे किया गया है सैमको फ्लेक्सी कैप में। भी म्यूचुअल फंड में आपके सामने रख रहा हूँ, अगर एनएवी में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फंड आपके लिए सूटेबल है। एक प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए। जैसे देखो, अगर आप कुछ महीने पहले का आंकड़ा जेम फ्लेक्सी कैप का देखोगे तो वाकई में अपने कैटेगरी में काफ़ी बेहतर दिख रहा था, लेकिन अगर अभी चेक करोगे तो काफ़ी प्रेशर है। इट मीन्स कि नुकसान काफ़ी इसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर आप नोटिस करोगे तो सैमको फ्लेक्सी कैप का भी आंकड़ा अच्छा देखने को मिल रहा था। अगर मैं
कुछ महीने के आंकड़ों को स्किप करूं, लेकिन अब यहाँ पे देखोगे तो सबसे ज्यादा गिरावट, सबसे ज्यादा दबाव इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। चलिए अब मल्टी कैप फंड्स का आंकड़ा देखते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ सैमको मल्टी कैप फंड का आंकड़ा है, जी हाँ सबसे ज्यादा गिरावट है 9 से 10% के आसपास में। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड में 7% के आसपास है। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप में 4 से 5%, क्वांट मल्टी कैप में करीबन 3 से 4, SBI मल्टी कैप में 2 से 3 और PGI इंडिया मल्टी कैप में करीबन 2% का गिरावट अपने हाईएस्ट एनएबी से देखने को मिल रहा है। अभी तक जो मार्केट का भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है उसका आपको व्यू दिख रहा है। जी हाँ, मल्टी कैप में यहाँ पे कितना गिरावट है, कैसे म्यूचुअल फंड के एनएबी में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। अब लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से समझते हैं। देखो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो सैमको लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो आंकड़ा है वो सबसे कमजोर देखने को मिल रहा है, 7 से 8% का गिरावट है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करूं तो 4 से 5%, कैनरा रैपको लार्ज एंड मिड कैप फंड का भी 3 से 4% के बीच में है। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप का 2 से 3 और इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप का यहाँ पे करीबन 2 से 3% के बीच में गिरावट है। तो ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर अगर आप देखोगे तो गिरावट जो दिख रहा है अपने हाईएस्ट एनएबी से, जो यहाँ पे डिफरेंस है उसमें सबसे ज़्यादा सैमको और मोतीलाल ओसवाल का जो लार्ज एंड मिड कैप है उसमें हमें नेगेटिव आंकड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ ऐसे एएमसी हैं जिन पे सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। जैसे सैमको की बात कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल की बात कर सकते हैं। जो मैंने आपके सामने कैटेगरी वाइज डेटा रखा है, अब मैं आपके सामने जो डेटा रखने वाला हूँ ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में यहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट कैसे फंड्स में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो हाईएस्ट एनएबी से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में यहाँ पे सबसे ज़्यादा दबाव किस म्यूचुअल फंड के एनएबी में देखने को मिल रहा है। देखो ठीक आपके सामने आंकड़ा है, आप देख सकते हो ऐसे फंड्स में सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। अगर मैं 52 वीक हाईएस्ट एनएबी से अब तक का डेटा देखूं तो देखो सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिल रहा है वो मिराई एसेट हैंगसेंग टेक ETF फंड ऑफ फंड की बात करूंगा, यहाँ पे करीबन 25% का गिरावट है। दूसरे नंबर पे देखोगे तो सैमको फ्लेक्सी कैप फंड है, यहाँ पे करीबन 16 से 17, जो कि मैंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ऑलरेडी आपको एडवाइस किया। क्वांटेक फंड की बात करूंगा तो क्वांटेक फंड में यहाँ पे 14 से 15% का गिरावट देखने को मिल रहा है। ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF FOF की बात करूं तो यहाँ भी 14 से 15% का गिरावट देखने को मिल रहा है। ABSL निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड की बात करूं तो यहाँ भी 14 से 15% का गिरावट है। श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड की बात करूं तो यहाँ भी जो गिरावट है वो 14 से 15। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड में भी 14 से 15% के बीच में गिरावट है। ठीक, यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड की बात करूंगा तो यहाँ पे 13 से 14। सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड में भी 13 से 14। निपोन इंडिया निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड में भी 13 से 14% के बीच में। HDFC निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड, टाटा निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड, यहाँ पे बंधन निफ्टी IT इंडेक्स फंड, इन सारे म्यूचुअल फंड में 12 से लेके 14% के बीच में दबाव है। एक्सिस निफ्टी IT इंडेक्स फंड और ICICI प्रू निफ्टी IT इंडेक्स फंड, यहाँ भी अगर आप देखोगे तो करीबन 12 से 13% का नुकसान देखने को मिल रहा है। तो अगर ओवरऑल मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखूं तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में 12% से ऊपर का दबाव देखने को मिल रहा है। आपने अधिकतर कैटेगरी का आंकड़ा देखा, पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का आंकड़ा देखा, सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ देखने को मिल रहा है। आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई इनमें से फंड है और उसका हाई कंसिस्टेंसी है, जी हाँ फंड का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और उसमें गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको कुछ लमसम करना चाहिए। अपने हाईएस्ट एनएबी से अगर कुछ ज़्यादा गिरा हुआ है तो लमसम करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूं, कुछ म्यूचुअल फंड जो लिस्ट में देखने को मिले, अगर आपके पास मान लो कोई डिफेंस फंड है, कुछ एलोकेशन आपने वहाँ पे डिसाइड किया है 10 से 15% और उसमें गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे कुछ आप लमसम कर सकते हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्मॉल कैप है या मिड कैप है और वाकई में बेहतरीन फंड है, जैसे कि मैं एग्जांपल एक दे सकता हूँ, पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, वहाँ पे थोड़ा गिरावट ज़्यादा है, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। ठीक वैसे ही कुछ स्मॉल कैप जैसे कि कोटेक स्मॉल कैप की बात कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ और भी फंड हैं जो काफ़ी बेहतर हैं, आपको प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में जी हाँ हाई कंसिस्टेंसी के साथ और क्वालिटी वाइज अच्छा देखने को मिल रहे हैं और उनके एनएबी में ज़्यादा गिरावट है तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक फंड यहाँ पे अच्छा होगा। देखो कई ऐसे फंड हैं जिसमें गिरावट
गिरावट ज़्यादा है, क्वालिटी वाइज भी देखें तो काफ़ी पुअर है। जैसे कि सैमको फ्लेक्सी कैप की बात कर सकते हैं, LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप की बात कर सकते हैं। कई ऐसे फंड हैं जहाँ पे क्वालिटी बेसिस पे काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं और उनमें गिरावट भी ज़्यादा है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड से आपको दूरी बना के रखना है, और ऐसे म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो यहाँ पे एक एग्जिट का कॉल लेना चाहिए। धीरे धीरे आपको यहाँ पे ऐसे म्यूचुअल फंड से बाहर निकलना चाहिए। देखो, आप एक प्रॉपर रिसर्च करो कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ वैसे म्यूचुअल फंड तो नहीं जुड़ गए हैं जो क्वालिटी वाइज काफ़ी कमज़ोर हो, डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी कमज़ोर है और रिटर्न भी अच्छा नहीं मिल रहा है, तो वैसे म्यूचुअल फंड से आपको एग्जिट का कॉल लेना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के, तक के लिए जय हिंद जय भारत।